ओके सर, तो सीक्रेट इन्वेजन के तीसरे एपिसोड के यहाँ पर आते ही बोल सकते हो कि आधी दूरी कंप्लीट कर चुके हैं अपन, क्योंकि अब सिर्फ 3 और एपिसोड बचे हुए हैं और अभी तक कोई बुरी सीरीज भी नहीं जा रही है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, चीजें स्टिल इंटरेस्टिंग चल रही हैं। हालांकि एपिसोड 3 एक काइंड ऑफ फिलर एपिसोड की तरह था, बहुत ज्यादा स्टोरी इसमें ग्रो नहीं करी, बट स्टिल काफी ऑसम चीजें देखने को मिली। तो चलो बात करते हैं इसी एपिसोड 3 के बारे में। तो एपिसोड स्टार्ट होता है स्कल्स को दिखाते हुए, वही पैगॉन स्कल याद होगा। तो अब यहाँ पर ये सब न्यू मिशन पे लग जाते हैं, टेररिस्ट मिशन पे। लास्ट वाला मिशन याद ही होगा जो मॉस्को में हुआ था, जहाँ इन्होंने बमबारी कर दी थी। तो अब ये न्यू मिशन यहीं कहीं लंदन में होता है एंड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। इसमें ये स्कल्स 3 न्यू ह्यूमंस का फॉर्म लेते हैं जो कि ब्रिटिश सबमरीन में काम करते हैं, नेपट्यून नेम करके। ये न्यूक्लियर सबमरीन होती है और इनका प्लान एकदम सिंपल सा होता है कि इनको बस उसी सबमरीन में जाके एक मिसाइल लॉन्च करनी होती है जो कि यूएन डेलीगेशन के प्लेन को जाके उड़ा देगी। बस इतना सा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, छोटी मोटी चीजें हैं। और ये पूरा एपिसोड मोस्टली इसी मिशन को फॉलो करता है, तभी बोला था कि काइंड ऑफ फिलर एपिसोड जैसा है। इसके बाद अपने को दिखाते हैं फाइनली ग्रेविक को, जिसका प्लान वही डीएनए वाला सुपर स्कल्स वाला यहाँ पर जाके अब सक्सेसफुल हो गया होता है। ग्रेविक यहाँ पर बाकी सभी काउंसिल मेंबर्स को भाषण देता है कि अब यहाँ से असली गेम शुरू होगा। ये वही मशीन दिखाता है सबको जो 2 साइंटिस्ट बना रहे थे, डॉक्टर रोजा डेल्टन और इसका हस्बैंड। तो इस मशीन का यूज करके नॉर्मल स्कल्स को सुपर हीरो वाली पावर्स मिल जाएंगी और वो बन जाएंगे सुपर स्कल्स। कौन कौन सी पावर्स मिलेंगी वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो अगर नहीं देखी तो देख लेना। फिलहाल यहाँ अपने को मशीन का यूज होते हुए दिखाया तो नहीं गया, बट आगे जाके ये दिखाया गया था कि ग्रेविक के पास पावर्स आ चुकी होती हैं, तो मतलब मशीन तो वर्क कर रही होती है। इस पे आगे बात करेंगे। यहाँ से अब अपन जाते हैं फ्लैशबैक में, बोले तो 1998 में, जहाँ पर निक फ्यूरी ये जाता है एक डाइनर में कॉफी पीने और मिलता है उसी वेरा नेम वाली स्क्रल से। लास्ट एपिसोड में अपने को पता ही चल गया था कि ये स्क्रल ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अपने निक फ्यूरी चाचा की वाइफ होती है। यहाँ पे एक छोटा सा रेफरेंस देखने को मिलता है। ये वेरा एक फाइल देती है फ्यूरी को और मेंशन करती है ड्रैकॉव नेम के बंदे को। अब ड्रैकॉव ये था ब्लैक विडो मूवी का विलेन, जहाँ याद होगा तो इसने रेड रूम बनाया था और सभी वीडियोस का यूज करता था। इस सीन का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है इस स्टोरी से, ये बस एक रेफरेंस था ये समझने के लिए कि स्टार्ट से ही स्कल्स निक फ्यूरी की हेल्प कर रहे थे हर एक छोटी छोटी चीज में। इसके बारे में आगे और पता चला था हमें जब एक सीन में टैलोस एंड फ्यूरी ये बात कर रहे थे प्रेजेंट टाइम में। तो टैलोस काइंड ऑफ गरिया रहा था फ्यूरी को कि सिर्फ इसकी और बाकी स्कल्स की वजह से ही फ्यूरी आज फ्यूरी है, निक फ्यूरी है। मतलब इसकी रेपुटेशन जो है वो इन्हीं स्कल्स की वजह से है, क्योंकि फ्यूरी सिर्फ एक नॉर्मल बंदा था जैसा अपन ने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था, लेकिन फिर इसके साथ ही बन गए थे स्कल्स और फिर ये पूरी दुनिया में फैल चुके थे। बोले तो निक फ्यूरी के लिए काम करने लगे थे। तो यही सब स्कल्स थे जो इसकी हेल्प करते थे, इसको इन्फॉर्मेशन एंड एंटर्स देते थे, जैसा जस्ट अभी दिखाया गया अपने को ड्रैकॉव वाला सीन, जिसकी वजह से फ्यूरी एक सुपर स्पाई बन गया था। और ये सच भी है क्योंकि एमसीयू के पास में फ्यूरी को ऐसे दिखाया गया है कि ये बहुत बड़ा आदमी है। इस बंदे को जो चीजें पता नहीं होनी चाहिए वो भी पता होती थी। तो अब समझ में आया कि आखिर कैसे पॉसिबल था ये सब। और हाँ, ये भी वन ऑफ द मेन रीजन हो सकता है ग्रेविक के गुस्से के पीछे, क्योंकि ग्रेविक भी उन्हीं सब स्कल्स के साथ था। बोले तो ये भी एक टाइम पे फ्यूरी पे बिलीव करता था और फ्यूरी ने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। बट एट लास्ट फ्यूरी ने सभी स्कल्स का यूज किया और बदले में घंटा कुछ नहीं दिया, स्पेशली उनको उनका घर तो बिल्कुल नहीं दिया। तो भाई स्कल्स का भड़कना यहाँ पर तो जायज है एक तरीके से, बट ग्रेविक थोड़ा ज्यादा भड़क गया। खैर, इसी 1988 वाले सीन में अपने को दिखाया गया था कि फ्यूरी एंड वेरा ये फ्लर्ट कर रहे थे। तो बोले तो वहीं से इनकी एलियन ह्यूमन वाली लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी और फिर अब जाके प्रेजेंट टाइम में दिखाया गया कि ये मैरिड होते हैं। तो अब इससे ये तो पता चल जाता है कि फ्यूरी को पता है कि इसकी वाइफ एक स्क्रल है, बोले तो वेरा है, लेकिन फिर वही पैरानोया वाली चीजें स्टार्ट हो जाती हैं कि इसकी वाइफ स्टिल ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, क्योंकि फ्यूरी अर्थ पे बहुत सालों बाद आया था। उसके पहले वो 5 साल के लिए वुश भी हो गया था और जब वापस आके इसने देखा तो मोस्टली स्कल्स इविल हो गए होते हैं। तो अब इसकी वाइफ स्टिल फ्यूरी के साथ है या फिर नहीं है, बोले तो ये भी इविल हो गई है। ये इस पॉइंट पे पता तो नहीं है, हालांकि इसकी बातों से और इसकी हरकतों से ऐसा लगता है कि ये इविल हो चुकी है। ये बोलती है कि जब इसको फ्यूरी की जरूरत थी तब ये 5 साल के लिए ब्लिप हो गया था और फिर जब वह वापस भी आया तो पूरी तरह से वापस नहीं आया, क्योंकि तुरंत ये स्पेस पे चला गया था वही सेबर वाली ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो इस वजह से प्रिसिल्ला को वापस से अपनी ओल्ड लाइफ में जाना पड़ा। बोले तो ये फ्यूरी से प्यार तो करती है बट एक ग्रेविक के साइड चली गई होती है और इसमें फ्यूरी की ही गलती होती है। ये चीज़ हमें और ज़्यादा क्लियर तब हो जाती है जब इसको किसी बंदे का कॉल आता है और ये फ्यूरी को कुछ नहीं बताती इस बारे में। यहाँ तक कि फ्यूरी जब इससे पूछता भी है कि क्या तुम ग्रेविक का साथ दे रही हो, तो ये हाँ तो नहीं करती बट ना भी नहीं करती। तो बोले तो दया कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। फ्यूरी को भी शक हो रहा होता है अपनी वाइफ पे। एनीवे, अब आते हैं गाया पे। तो जैसा अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि गाया इसने पुलिस को कॉल करके बता दिया था अपने सीक्रेट अड्डे के बारे में और ग्रेविक को इस पे हल्का हल्का शक भी हो गया था। तो ग्रेविक अब सीधे जाता है और इससे पूछता है कि क्या तुमने दगाबाजी करी थी।
तो ऑब्वियसली पहले ये झूठ बोल देती है कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट ग्रेविक इसको अपने साथ चलने को बोलता है ताकि वो इस पर पूरी तरह से नज़र रख सके। और ये मिलने जा रहा होता है गाया के फादर से, बोले तो टैलोस से, क्योंकि लास्ट टाइम टैलोस ने इसको अकेले मिलने के लिए बोला था। और यहाँ पर कार में ग्रेविक एक कॉल करके अपने बंदे को बताता है कि कब उसी यूनाइटेड नेशन वाले प्लेन पे अटैक करना है, नेपट्टून वाली सबमरीन से। बोले तो साइड में यहाँ पर इसका मिशन भी कंटिन्यू होता है। और ग्रेविक के कार से निकलते ही तुरंत गाया ये फोन में वो इन्फॉर्मेशन लिख देती है, सेव कर लेती है कि कैसे कितने बजे कब ये कांड होने वाला है। और बाद में ये फोन अपने फादर को चालाकी से दे भी देती है। बट उससे पहले अपने को दिखाते हैं ये मीटिंग, जो कि सच्ची बताऊं तो काफी औसम होती है। सबको पता है कि ग्रेविक कितना बड़ा वाला इविल बंदा है। टैलोस इसे सिर्फ इतना बोलता है कि ये खून खराबा, ये मासूमों को मारना, ये सब बंद कर दो। तो बदले में ग्रेविक इसका कहना होता है कि ये तुमको और तुम्हारी बेटी को भी यहीं पर जान से मार सकता है। तो टैलोस ऑब्वियसली काफी भड़क जाता है। इसको सिर्फ अपनी बेटी की चिंता होती है, जैसा अपन ने फर्स्ट एपिसोड में देखा भी था। और यहाँ पर मल्टीपल ग्रेविक वाला सीन कतई जहर था, मतलब फुल विलन वाली वाइब आ रही थी। यहाँ पर पूरे कैफे में सबके सब स्क्रल्स थे। और टैलोस यहाँ पर अपना प्लान भी बताता है ग्रेविक को कि ये पूरी दुनिया को बता देगा अपनी प्रजाति के बारे में, बोले तो स्कल्स के बारे में, क्योंकि अभी तक यहाँ पर सिर्फ गिनती के लोगों को पता होता है कि इनके बीच एलियंस हैं जो ह्यूमंस बन के रहते हैं। और इसी चीज का फुल फायदा उठा रहा होता है ग्रेविक। तो इसलिए टैलोस का प्लान होता है कि सबको एक्सपोज कर देगा ये, ताकि कोई सरप्राइज एलिमेंट बचे ही ना और सबके सब सतर्क हो जाएं। हालांकि इस कॉन्वर्सेशन में एक चीज पॉइंट आउट करने वाली ये थी कि टैलोस इसको लगता है कि जब लोगों को स्क्रल्स के बारे में पता चलेगा तो वो सब समझ जाएंगे कि कौन अच्छे स्क्रल्स है और कौन बुरे। ये चीज अगर फ्यूचर में हुई तो देखने लायक होगी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ह्यूमंस किसी भी स्क्रल्स पे भरोसा करेंगे, अच्छे हो या फिर बुरे। एलियंस तो उनके लिए एलियंस ही है ना, अब हर कोई तो निक फ्यूरी होता नहीं है। और फिर मीटिंग में अगेन ग्रेविक गाया का नेम ले लेता है, तो गुस्से में टैलोस उसके हाथ में नाइफ से स्टैब करके चला जाता है। इस पॉइंट पे अपने को पहली बार सुपर स्क्रल्स की पावर देखने को मिलती है एमसीयू के अंदर। ग्रेविक की वो नाइफ स्टैब की वुंड तुरंत हील हो जाती है। ये पावर होती है एक्सट्रीमिस्ट की पावर, आयरन मैन 3 वाले विलेंस की पावर। और आयरन मैन 3 मूवी में ही बताया गया था कि ये नैनोटेक पे बेस्ड जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है। बोले तो बॉडी का कोई भी पार्ट अगेन ग्रो कर जाता है, वही मतलब फास्ट हीलिंग। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ग्रेविक की एक सुपर स्क्रल है, और हो सकता है कि सबसे पहला सुपर स्क्रल हो। और बाकी और कितने सुपर स्क्रल्स हैं अलग अलग पावर्स के साथ, ये तो अपने को आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। 29 पॉइंट से मेन फोकस आता है डेडली मिशन पे, कि कैसे मिशन को रोका जाए, बोले तो वर्ल्ड वॉर 3 रोका जाए। फ्यूरी को जब डिटेल्स पता चलती है तो ये सीधे जाता है टैलोस से मिलने, जिसको लास्ट टाइम याद होगा इसने गुस्से में भगा दिया था। तो टैलोस यहाँ पर गर्लफ्रेंड की तरह रूठा हुआ था, और जब तक फ्यूरी इससे मदद की भीख नहीं मांगता ये बंदा अपनी सीट से उठता तक नहीं। टैलोस भी लाइक मिशन गया तेल लेने, तुम मदद की भीख मांगोगे आज। इनकी दोस्ती वाली केमिस्ट्री मुझे सच्ची में काफी अच्छी लगी। फिर यहाँ से ये दोनों निकलते हैं, अपने मिशन पे लग जाते हैं। और फ्यूरी कांटेक्ट करता है सोनिया को, वही MI6 एजेंट। इसको हर चीज की जानकारी होती है, और इसने वो कैमरा भी ढूंढ लिया था जो एपिसोड 1 में चुपके से फ्यूरी ने लगाया था इसके उल्लू पे, मतलब इसके आउल वाले स्टैचू पे। और इसने उस स्टैचू का नया नेम भी दे दिया था, निकोलस फ्यूरी। तो सोनिया उस स्क्रल का नेम और एड्रेस बता देती है जो सबमरीन कमांडर होता है, बोले तो इसी ने ऑर्डर दिया होता है मिसाइल लॉन्च करने का। फ्यूरी उसको बॉब नेम से बुलाता है। तो यहाँ से सिंपली फ्यूरी एंड टैलोस ये उस बॉब के घर जाते हैं। थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलता है, शूटिंग वगैरह होती है, और वो बॉब ये फ्यूरी को जाल में फंसाने का ट्राई करता है। बट अगेन अपने को एक रेफरेंस देखने को मिलता है कि बॉब ये टैलोस की वॉइस में फ्यूरी को निक बोलता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी इसको निक नहीं बोलता। तो वही चीज यहाँ पर फ्यूरी भी पॉइंट आउट करता है, और बॉब के बेटे को कैप्चर कर लेता है, जिससे टैलोस की जान बच जाती है। और इसी सेम टाइम अपने को सबमरीन दिखाते हैं, जहां ऑलरेडी एक स्क्रल, वही लेफ्टिनेंट पैगॉन, ये यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म बन के बैठा होता है। और उनको ऊपर से ऑर्डर आ गया होता है मिसाइल लॉन्च करने का, जो कि बॉब ने भेजा था। तो वो लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब ये आ जाती है कि बॉब ये कोड वर्ड नहीं बता रहा होता, सिर्फ उसी कोड वर्ड का यूज़ करके मिशन अबॉर्ट हो सकता था। और टैलोस ट्राई करता है पहले कि सिर्फ बातचीत करके सब सेटल कर ले, बट बॉब गाया का नाम ले लेता है, तो तुरंत टैलोस उसको जान से मार देता है। और फिर अब टैलोस के पास कोई रास्ता नहीं होता, तो इसको कांटेक्ट करना पड़ता है अपनी बेटी को, गाया को। तो वो अपने ही लोगों को मार के उसी सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ पर सभी ह्यूमंस कैप्चर होते हैं, और असली वाले बॉब को ढूंढ के वो उसकी मेमोरीज से कोड वर्ड निकाल लेती है और टैलोस को बता देती है। एंड कोड वर्ड का यूज करते ही मिशन अबॉर्ट हो जाता है, इजी पीजी, कोई भी कांड नहीं होता है यहाँ पर। और हाँ, वो पैगॉन वाला स्क्रल वो भी पकड़ लिया जाता है, क्योंकि वो अकेला था उस सबमरीन वाली शिप में सभी ह्यूमंस के बीच में। बट अब सीन आता है गाया को लेके। इसका कवर यहाँ पर ब्लोन हो चुका होता है, बोले तो जैसे छुप के रहती थी ग्रेविक लोगों के साथ, तो अब इसको यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन इसको पकड़ लेता है ग्रेविक। इसको ऑलरेडी बहुत टाइम से शक था इसके ऊपर, और फाइनली इसको रंगे हाथों पकड़ भी लिया गया। हालांकि गाया यहाँ पर भागती नहीं है, ना ही डरती है इससे, मस्त डायलॉग बोलती है। बट उसी डायलॉग बाजी के बीच में
ग्रेविक उसको शूट कर देता है, डायलॉग भी पूरा नहीं होने देता कमीना। और सेम एज मारिया हिल, गाया भी यहाँ पर मर जाती है। इसकी मौत पे भी थोड़ी देर में आएंगे, फिलहाल एंडिंग पे बात कर लेते हैं। लास्ट सीन में अपने को वही प्रिसिला दिखाते हैं, फ्यूरी की वाइफ। इसको कोई मैसेज आता है जिसके बाद ये जाती है बैंक में, जहाँ ये एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स निकालती है जिसके अंदर होती है एक गन। और तुरंत फिर इसको एक कॉल आती है अननोन पर्सन से और ये बोलती है कि इसको ग्रेविक से मिलना है एंड हेंस प्रूव्ड कि इविल स्क्रल्स के साथ मिली हुई है। वैसे यहाँ पर ये कंफर्म तो नहीं है कि क्या ये प्योर इविल है लाइक ग्रेविक और या फिर ये गाया की तरह है। बोले तो दोनों पार्टी की तरफ से खेल रही है, वो तो आगे पता चलेगा। बट यहाँ पर फाइनली कंफर्म हो जाता है कि कर्नल रोड्स अपना वॉर मशीन ये भी एक स्क्रल है। प्रिसिला को जिस बंदे की कॉल आई थी वो जहां तक 99% कर्नल रोड्स ही था। ये ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया गया क्योंकि सबटाइटल्स में भी बस लिखा होता है मैन ऑन द फोन, बट अनऑफिशियली बोल सकते हो कि ये कंफर्म कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अपने पास पुख्ता सबूत है कि वो कर्नल रोड्स ही था। फोन में जो आवाज सुनाई दे रही थी अदर बंदे की, वो इस रोड्स की ही लग रही थी। और आपको ये तो पता ही होगा कि ये शोज मल्टीपल लैंग्वेज में डब होते हैं, अलग अलग ऑडियोज में। तो मैंने बाकी सभी लैंग्वेजेस की भी ऑडियो सुनी, स्पेशली हिंदी में। तो जो कर्नल रोड्स की आवाज थी वही उस फोन वाले बंदे की आवाज होती है हर लैंग्वेज में। तो इस चीज से अनऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि कर्नल रोड्स भी इविल स्क्रल्स के साथ मिला हुआ है। इन शॉर्ट वो भी एक स्क्रल है ना। अब अगर आए मोस्ट शॉकिंग मोमेंट में, बोले तो गाया की मौत पे, तो देखो इसकी मौत जितनी भी शॉकिंग हो, साफ सीधी सिंपल सी बात, मैं नहीं मानता कि ये मर गई ना, नो कतई नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एमिलिया क्लार्क है, इतनी ही जल्दी इसको अगर मारना होता तो ये फुल पैसा वेस्ट है भाई, कैरेक्टर ही वेस्ट है। इसकी स्टोरी जस्ट स्टार्ट ही हुई थी और इसको मार डाला। अगर ऐसे ही सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स को मारते रहेंगे तो कैसे चलेगा। सबसे पहले वो मारिया हिल और अब ये। मारिया हिल तो चलो ठीक थी, स्टोरी में सीरियसनेस दिखाने के लिए सैक्रिफाइस तो चलता है, बट अब गाया भी। सोचो अगर सीरीज से सारा ग्लैमर ही चला जाएगा तो मेरे जैसे ठरकी लोग देखेंगे क्या यार। माना निक फ्यूरी के फैन है लेकिन इतने भी नहीं कि इसी को देखते रहे। जोक्स असाइड, वैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि गाया ये मरी ना हो, बोले तो इसने अपनी डेथ को फेक दिखाया हो। इसका प्रूफ भी अपने पास है। ट्रेलर में अपने को ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं गाया के जो अभी तक सीरीज में देखने को नहीं मिले। अब हो तो सकता है कि किसी और ने गाया का रूप ले लिया हो फ्यूचर में, बट ऐसा भी हो सकता है कि गाया जिंदा हो। इसकी स्टोरी में मेन प्रॉब्लम यही थी कि ये बेचारी फंसी हुई थी इविल एंड गुड के बीच में, ना ये यहाँ की हो पा रही थी ना वहाँ की। तो अब जब ग्रेविक ने फाइनली इसको मार दिया, मतलब एटलीस्ट ग्रेविक को ऐसा लग रहा है कि इसने इसको मार दिया, तो अब ये छुप के पूरी तरह से अपनी फादर के साथ आ सकती है और ग्रेविक के अगेंस्ट फाइट कर सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम चांसेस ये भी है कि इसका चैप्टर खत्म। ऐसा अगर हुआ तो कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाएगा मार्वल। अब फैंस ने ही रिक्वेस्ट करी थी मार्वल से कि थोड़ी सीरियसनेस लेके आओ स्टोरी में डीसी यूनिवर्स की तरह, लेकिन इतना भी नहीं करना था कि जो अच्छा कैरेक्टर लगे उड़ा दो ब्रा। कमेंट करके बताने की मार्वल की इस न्यू डार्क वाली थीम से खुश हो या फिर नहीं। जिस हिसाब से सबको उड़ाते जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में निक फ्यूरी ना मर जाए कहीं। खैर जो होगा वो बचे हुए 3 एपिसोड में पता चल जाएगा, तो वेट करो उनके लिए। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, कुछ भी नहीं था इसमें, तो वीडियो यहीं पर एंड होती है। और कुछ भी पसंद आ गया हो तो लाइक एंड शेयर वगैरह जरूर कर देना, और ऐसे ही और अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। तो वही चीज़ यहाँ पर फ्यूरी भी अरे बहन।